आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉइल फॉर्मेशन में बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो होती हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन होता है। देखिए, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्या क्या होती है ये भी मैं समझा चुका हूँ, अच्छे समझा चुका हूँ। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज का कंट्रीब्यूशन जो होता है सॉइल फॉर्मेशन में, वहां पे आपको दो बातें याद रखने वाली हैं, ठीक है। वो क्या है जो कि आपको एग्जाम में, जिनके ऊपर क्वेश्चन भी बन सकता है, क्वेश्चन बनता ही है, और मेन से जो आप आंसर लिखेंगे जीएस में तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। वो अगर आप पॉइंट डालेंगे तो आपको बहुत ध्यान रखना उन पॉइंट्स का जरूर डालने। क्या है पहला, कि जब बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होगी, बायो का मतलब लाइफ, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से जो एक्टिविटीज हो रही है, जिसमें कि प्लांट्स भी आते हैं और जनरली वैसे तो सभी ऑर्गेनिज्म आते हैं, माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आते हैं, थोड़े बड़े ऑर्गेनिज्म भी आते हैं जैसे एंट्स और अर्थवर्म हो गया हमारा, ठीक है। बाकी बहुत बड़े ऑर्गेनिज्म भी आते हैं जिनके चलने से पत्थर वगैरह, रॉक वगैरह में फ्रैक्चर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन वो मैकेनिकल में आ जाता है फिर। चलिए, वो डिस्कशन का टॉपिक नहीं है अभी। अब यहाँ पे एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली चीज है कि जब ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जब ये किसी पेरेंट मटेरियल पे काम करेंगे, अपनी एक्टिविटीज इनकी होंगी, तो थोड़े टाइम बाद ये डेड भी हो जाएंगे, ये मर भी जाएंगे। ऑब्वियसली बात है, लाइफ होती है सबकी, सभी ऑर्गेनिजम्स की। जब ये मर जाएंगे तो वो डेड बॉडीज कहाँ जाएंगी? वो डेड बॉडीज भी तो उसी पेरेंट मटेरियल में ही मिल जाएंगी ना, ऐसा होता है ना। तो क्या होगा? ह्यूमस एक्यूमुलेशन, मैंने सुना बताया था आपको। फिर जो ह्यूमस एक्यूमुलेट हो गई है वो धीरे धीरे फिर वो सॉइल में मिलने स्टार्ट हो जाती है। कैसे? जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, अर्थवर्म होता है। अर्थवर्म ऊपर की मिट्टी नीचे ले आता है, नीचे की ऊपर ले जाता है ना। अर्थवर्म, जो भी रोडेंट्स होते हैं जो खुदाई करते हैं, वो क्या होता है, वो ऊपर की मिट्टी नीचे ले जाते हैं, नीचे के ऊपर। तो मिक्सिंग चल रही है, प्रोसेस बहुत स्लो है, मानते हैं प्रोसेस बहुत स्लो है, इसमें हजारों साल लग जाते हैं, लेकिन चल तो रही है मिक्सिंग, ठीक है। तो उस ह्यूमस जो एक्यूमुलेट हुई थी पूरी मिट्टी में वो सर्कुलेट हो जाती है। तो बाद क्या बनता है हमारा, जो ऑर्गेनिक कंटेंट डेवलप होता है सॉइल का, जो कि सॉइल को फर्टिलिटी प्रोवाइड कराता है। ये बात आप समझ गए। एक चीज और ध्यान रखने वाली है यहाँ पे, जब वो डेड ऑर्गेनिजम्स होंगे, उनकी डेड बॉडीज पड़ी होंगी, तो वो डेड बॉडी डिकम्पोज भी होंगी। ह्यूमस बनने से पहले तो डिकम्पोज होंगी ना। जब वो डिकम्पोज होंगी तो फिर से उन पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम करेंगे। जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम करेंगे, उनको डिकम्पोज करेंगे, तो केमिकल रिएक्शंस भी होंगी, केमिकल प्रोसेस भी होंगे। उन केमिकल प्रोसेस से एसिड्स भी बन सकते हैं। वो एसिड कहां जाएंगे? वो भी तो मिनरल्स का स्ट्रक्चर, रॉक का चेंज कर देंगे। जो पेरेंट मटेरियल है उनमें मिनरल्स है, वो किसी एसिड के कांटेक्ट में आए। एसिड कहां से आया? डेड बॉडीज की डिकम्पोजिशन के टाइम पे। तो वो जब कंपोजिशन के टाइम पे, जब वो एसिड जो है मिनरल्स के साथ टच में आएगा, कांटेक्ट में आएगा, तो मिनरल्स का वो कंपोजिशन चेंज कर सकता है। तो मिट्टी का भी कंपोजिशन चेंज हो सकता है ना। केमिकल बैटरिंग भी हो रही है साथ साथ। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने बहुत जरूरी है। एक ह्यूमस वाला, ऑर्गेनिक कंटेंट कहां से आया, और एक उसमें एसिड भी आ जाते हैं जब डिकम्पोजिशन होती है, ठीक है। बाकी छोटी मोटी चीजें वो मैं पढ़ा ही रहा हूं, ये दो मेन पॉइंट मैंने बताए। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर 6 का। ये है जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, चैप्टर का नाम है। टॉपिक हमारा सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स में बायोलॉजिकल एक्टिविटी। इससे पहले हम पेरेंट मटेरियल पढ़ चुके हैं, टोपोग्राफी पढ़ चुके हैं, क्लाइमेट पढ़ चुके हैं। चौथा है ये पैराग्राफ, चौथा जो पॉइंट है वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है। इसके बाद फिर टाइम आएगा, टाइम, ठीक है, टाइम लास्ट है। ऐसा, अच्छा एक बात तो बताता हूं, ऐसा नहीं है कि कोई भी जो फैक्टर है वो कम इंपॉर्टेंट है किसी, नहीं, सबका रोल अपना बराबर है, सबका अपना अहम बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कोई भी ना किसी से ज्यादा है ना कम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वेजिटेशन कवर, वेजिटेशन कवर मतलब पेड़ पौधे, ऑर्गेनिज्म भी आप समझ ही गए, दैट ऑक्यूपाई द पेरेंट मटेरियल्स फ्रॉम द बिगिनिंग से जब पेरेंट मटेरियल बना तो ये ऑक्यूपाई कर लेते हैं वेजिटेशन कवर, और ऑर्गेनिजम्स वहां पे आ जाते हैं। एंड आल्सो एट लेटेस्ट स्टेजेस, बाद में भी रहते ही हैं, हेल्प इन एडिंग ऑर्गेनिक मैटर, मॉइस्चर रिटेंशन एंड नाइट्रोजन एक्सेट्रा। अब ये क्या करते हैं, जो वेजिटेशन कवर है जो स्टार्टिंग से ही आ गया था और लास्ट में भी रहता है, सोइल में आज भी प्रेजेंट है, जो फुली डेवलप सेल है उसमें भी वेजिटेशन और ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये क्या करते हैं, पेरेंट मटेरियल में आ गए थे, इनकी वजह से क्या चीज, तीन चीज मिलती है हमें। एक तो ऑर्गेनिक मैटर मिलता है, ह्यूमस से डेवलप होगा, ठीक है। दूसरा मॉइस्चर रिटेंशन, मॉइस्चर रिटेंशन आप समझ ही जाएंगे, आ ही जाएगा उसमें मॉइस्चर। कैसे आएगा बताइए? लास्ट क्लास में मैंने बताया था, 2 बार बताया हुआ है, क्या कि जब आप जाओगे, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मिट्टी के अंदर जाते हैं, अपना घर बनाते हैं, अपना बार बार मिट्टी को उलट पुलट करते हैं, तो वहां पे होल्स बन जाते हैं, पॉकेट्स बन जाती हैं। स्पॉन्जी जो मिट्टी है, जो पेड़ मटेरियल, वो स्पॉन्ज की तरह बिहेव करता है, जिसमें कि पानी आने के चांसेस, पानी रुक भी जाता है और उसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, ठीक है। याद रखिएगा, नेक्स्ट टाइम पूछूंगा क्लास में। तीसरा क्या बोल रहा है, नाइट्रोजन। अब ये नाइट्रोजन ही क्यों बोला उसने?
भाई जब मिट्टी पोरस हो जाती है, स्पॉन्ज लाइक बिहेव करती है वो, तो उसमें सभी गैसेज आएंगी, ठीक है। लेकिन यहां पे सिर्फ इसमें नाइट्रोजन ही क्यों बोला? क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो हमारी जो एनवायरमेंट में जो नाइट्रोजन है वो जिस फॉर्म में है, प्लांट्स उसको कंज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है। उनको कंज्यूम करने के लिए क्या होता है, एक बैक्टीरिया काम करता है, राइजोबियम। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, समझ में पता होगा आपको, नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है जो लेग्यूम्स की रूट में होती है। बैक्टीरिया भी तो काम करेंगे ना यहाँ पे, राइजोबियम भी तो काम करेगा। जब बैक्टीरिया होंगे तो राइजोबियम भी आ जाएगा, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। इसका मतलब मिट्टी में नाइट्रोजन कहां से आई? बायोलॉजिकल एक्टिविटीज की वजह से। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने वाली चीज है। अगर कभी कोई पूछे कि मिट्टी में नाइट्रोजन जो आती है वो कहां से आई, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज की वजह से। वेजिटेशन, नोड्यूल्स की, कुछ जो नोड्यूल्स होते हैं, जो लेग्यूम्स होते हैं, उनके रूट नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन एक्टिविटी होती है और उसकी वजह से नाइट्रोजन जो है वो मिट्टी में आ जाती है। कितना आप याद रखेंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। डेड प्लांट्स प्रोवाइड ह्यूमस, जो प्लांट्स मर जाते हैं वो ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। अब ह्यूमस होता क्या है, यहां पे इसने बताया ह्यूमस की, देखिए जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, एनसीईआरटी में पूछता है, यहां पे खुद ही उसने डेफिनेशन दे दिया एनसीईआरटी ने ह्यूमस की। क्या? द फाइनली डिवाइडेड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द सॉइल। सिंपल, फाइनली डिवाइडेड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द सॉइल। सॉइल का फाइनली डिवाइडेड ऑर्गेनिक मैटर वो ह्यूमस कहलाता है। समझ गए? इतना से याद रखना है बस, हो गया ह्यूमस की डेफिनेशन। नहीं जाने की जरूरत नहीं आपको, कुछ भी सर्च करने की आधी चाहिए तो आपको ही मिल जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम ऑर्गेनिक एसिड्स, अब वही वाली बात, एसिड वाली बात आ गई। कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स भी होते हैं, कहां से आते हैं? विच फॉर्म ड्यूरिंग ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन के टाइम पे, ह्यूमिफिकेशन कैसे हुई? डेड ऑर्गेनिज्म जो से उनका डिकम्पोजिशन हुआ है ना, तो एसिड्स वो क्या करते हैं? एड इन डिकम्पोजिंग द मटेरियल ऑफ द सॉइल ऑफ पेरेंट मटेरियल। वो भी क्या करेंगे, वो जो एसिड्स आए वो भी तो पेरेंट मटेरियल को डिकम्पोज करने में हेल्प करेंगे ना, उसका केमिकल स्ट्रक्चर बदलेंगे तो डिकम्पोजिशन होगी, है ना। तो यहां तक आपको आईएस समझ आ गया, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज से क्या क्या उसका रोल होता है, वो एक पैराग्राफ में एनसीईआरटी ने एक ट्रेलर दे दिया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इन सबकी चीजों के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। चलिए चलिए आगे क्या बोल रही है एनसीईआरटी। आगे एनसीईआरटी बोल रही है कि इंट्रो में दे दिया था, अब उसके बारे में पॉइंट्स को उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ बैक्टीरियल एक्टिविटी shows up differences between soils of cold and warm climates। पहले भी हम पढ़ चुके हैं, फिर से आपको बता रहा हूं। जो कोल्ड क्लाइमेट्स होते हैं वहां पे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज स्लो होती है, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे होता है, वहां पे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज स्लो हो जाती है। आप खुद ही सोचिए, सर्दियां जब आती हैं आप आलसी जाते हैं, सभी काम धीरे धीरे होते हैं, ऐसा होता है ना। तो सोचिए अगर जो बंदा ग्राउंड में रह रहा है, धरती के नीचे, पानी में, बर्फ के नीचे, वो क्या ही कर पाएगा। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज स्लो हो जाती हैं। वार्म क्लाइमेट्स में ऑन द अदर हैंड, जो ह्यूमिड क्लाइमेट्स होते हैं, वार्म क्लाइमेट्स होते हैं, वहां पे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज तेज होती है, कंपैरेटिवली रैपिड होती है, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गई। और इंटेंस भी ज्यादा होती है, वहां पे वो एक्टिव भी ज्यादा होते हैं और काम भी ज्यादा करते हैं, ज्यादा लोग एक्टिव है, ज्यादा काम कर रहे हैं, इस तरीके से समझिए, ठीक है। चलिए, ह्यूमस एक्यूमुलेट्स इन कोल्ड क्लाइमेट्स। कोल्ड क्लाइमेट्स में क्या होता है, अब मैं बता रहा एग्जांपल देकर के कि ह्यूमस जो एक्यूमुलेट हो जाता है, ह्यूमस इकट्ठा तो हो जाएगा, मतलब प्लांट्स मर तो गए, उनके डेड रिमेन्स बचे हुए हैं, लेकिन एज बैक्टीरियल ग्रोथ इज स्लो, क्योंकि बैक्टीरियल ग्रोथ स्लो है तो ह्यूमस एक्यूमुलेट हो जा रहा है और मिट्टी में पेरेंट मटेरियल को ब्रेक डाउन करने में हेल्प नहीं कर पा रहा उतनी ज्यादा, वो वहीं पे एक्यूमुलेट हो जा रहा है। और क्या हो रहा है, आगे पढ़ते हैं। विद अनडिकम्पोज ऑर्गेनिक मटेरियल, अब वो ऑर्गेनिक मटेरियल जो अनडिकम्पोज है, जो ह्यूमस जो एक्यूमुलेट हुआ है, जो ऑर्गेनिक मैटर जो है, जो प्लांट्स और एनिमल्स का डेड रिमेन्स है, वो एक्यूमुलेट हो गए सॉइल में, इकट्ठा हो गए एक जगह, उनके ऊपर अभी डिकम्पोजिशन नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि बायोलॉजिकल एक्टिविटी कम है, बैक्टीरिया धीरे धीरे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो स्लो है बायोलॉजिकल एक्टिविटी, तो क्या होता है, बिकॉज ऑफ लो बैक्टीरियल ग्रोथ लेयर्स ऑफ पीट डेवलप। तो एक यहां पे वर्ड आ रहा है, यहां पे पीट डेवलप हो जाती है, जो ह्यूमस को डिकम्पोज होने के बाद, डिकम्पोज हो जाना चाहिए था और डिकम्पोज होकर पेरेंट मटेरियल को डिकम्पोज करने में हेल्प करना चाहिए था, है ना। वो ह्यूमस क्या कर रहा है, वो ह्यूमस एक्यूमुलेट हो जा रहा है और थोड़े टाइम बाद वो पीट बन जा रहा है। पीट क्या होता है, पीट आप बार बार पढ़ेंगे कि पीट क्या होता है, पीट के बारे में। पीट एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो कि
जनरली वेजिटेशन या ऑर्गेनिजम्स के डेड बॉडी, जनरली वेजिटेशन जो होते हैं, पेड़ पौधे पत्ते जो होते हैं, ये जब क्या बोलते हैं, ये जब सड़ जाते हैं, कहां पे, हर जगह नहीं, जहां पे क्लाइमेट ठंडा है और वेट है, मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, ठीक है, ऐसे एनवायरमेंट में जब ये सड़ने लगते हैं, बहुत ज्यादा नहीं सड़ते हैं, तो एक हरे रंग का सब्सटेंस बन जाता है जिसको कि डिकम्पोज पूरी तरह से नहीं हुआ है, वो सब्सटेंस जलाने के काम आता है, ये जलाने के भी काम आता है, और कई बार एज ए फर्टिलाइजर भी हमको यूज कर लेते हैं, हम इसको यूज कर लेते हैं, इसको शायद पांस बोलते हैं, पांस, ठीक है। चलिए, तो पीट याद रखिएगा, एक वीडियो बना दूंगा पीट के ऊपर ताकि आपको ध्यान रहे। डेवलप इन द सब आर्कटिक एंड टुंड्रा क्लाइमेट्स, तो पीट डेवलप हो जाती है कहां पे होता है, ये सब आर्कटिक और टुंड्रा क्लाइमेट्स, सब आर्कटिक मतलब आर्कटिक ओशन के आस, ठीक है, और टुंड्रा मतलब पोल से नीचे का रीजन, कहने का मतलब ठंडे रीजन, जहां पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, बर्फ पड़ती रहती है, वहां पे पीट डेवलप होती है। क्यों डेवलप होती है, फिर से सुन लो बता रहा हूं, पीट डेवलप होती है जब बायोलॉजिकल एक्टिविटी स्लो होती है, तो जो ह्यूमस एक्यूमुलेट हुआ है सॉइल के अंदर, पेन मटेरियल के अंदर, वो ठीक से डिकम्पोज नहीं हो पाता, तो पीट बन जाता है। इतना सा ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, लेकिन ये तो कोल्ड में हुआ, वार्म में क्या होगा, वार्म में तो सब एकदम काम पे लगे हुए हैं, है ना, ज्यादा लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, तो इन ह्यूमिड ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल क्लाइमेट्स, ह्यूमिड जहां पे नमी है, ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल क्लाइमेट्स जहां पे टेम्परेचर ऑब्वियसली ज्यादा है, वार्म है, क्लाइमेट्स बैक्टीरियल ग्रोथ एंड एक्शन इज इंटेंस, बैक्टीरियल ग्रोथ भी ज्यादा है, मतलब बैक्टीरिया भी ज्यादा ग्रो कर रहे हैं और वो काम भी ज्यादा कर रहे हैं, वो उनकी एक्शन जो वो बहुत तेज है, जल्दी भी काम करने में लगे हुए हैं। एंड डेड वेजिटेशन इज रैपिडली ऑक्सीडाइज्ड, मतलब जो डेड वेजिटेशन है वो जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाती है, मतलब उसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लिविंग वेरी लो ह्यूमस कंटेंट इन द सॉइल, तो ह्यूमस कंटेंट बहुत कम बच जाता है, क्यों, क्योंकि सारा ऑक्सीडाइज हो गया, सारा पेन मटेरियल को ब्रेक डाउन करने में यूज हो गया, तो ह्यूमस मटेरियल बहुत कम बचता है उसमें, होता है और कम, इसके कंपैरिजन में इसमें तो ऐसा का ऐसे पड़ा मिल जाएगा आपको, थोड़ा बहुत ही सड़े गलेंगे, ब्राउन कलर का सब्सटेंस बन जाता है, पीट ऐसा मिल जाता है आपको। यहां पे क्या था, यहां पे सब मिक्सअप हो जाता है, वो सब डिकम्पोज होने के बाद सॉइल में फर्टिलिटी ऐड करता है, सब मिक्सअप हो जाता है, ठीक है। यहां तक समझ आ गया। अब एक दो चीज और है, वो और पढ़ लेते हैं, नाइट्रोजन फिक्शन के बारे में बता रहा हूं, दो तीन चीजें, आगे क्या होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, अब जब बायोलॉजिकल एक्टिविटीज की बात चल रही है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो बात होगी ही। नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रॉपर डेफिनेशन की गई है एनसीईआरटी में, एक बार देख लेते हैं क्या है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, बैक्टीरिया एंड अदर सॉइल ऑर्गेनिजम्स take gaseous nitrogen from the air and convert it into a chemical form that can be consumed by plants. नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, मैं आपको उससे पहले छोटी सी बात बता देता हूं कि हमारी हवा में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, हमारी एयर में, एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, आपको सबको पता है। तो कभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि जब सबसे ज्यादा नाइट्रोजन ही है तो नाइट्रोजन को फिक्स करने की क्या जरूरत है, नाइट्रोजन तो है ही सबसे ज्यादा, है ना। वो इसलिए है क्योंकि नाइट्रोजन जिस फॉर्म में एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, गैसेस फॉर्म में, प्लांट्स उसको उस फॉर्म में कंज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है। प्लांट्स के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है उसको वैसे करने का, कंज्यूम करने का, ठीक है। जैसे कि हम जो है खाना जब बनाते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि गेहूं उठाते हैं और खा जाते हैं, नहीं ना, पहले उसको आटा बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, उसको पकाते हैं, फिर खाते हैं, क्योंकि हमारे पास गेहूं खा तो लेंगे लेकिन हमारा डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे उतना अच्छे तरीके से, या कुछ और चीज। उसी तरीके से नाइट्रोजन जो गैसियस फॉर्म में है एटमॉस्फेयर में, वो प्लांट्स कंज्यूम नहीं कर सकते, तो जिस फॉर्म में वो कंज्यूम कर सकते हैं उस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। और वो कौन करता है, वो हमारे भाई साहब करते हैं, एक बार देख लेते हैं, फिर से डेफिनेशन बता रहा हूं मैं। बैक्टीरिया एंड अदर सोइल ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया और दूसरे सोइल ऑर्गेनिजम्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, एयर से नाइट्रोजन लेते हैं एंड कन्वर्ट इट इनटू ए केमिकल फॉर्म, और उसको एक केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं दैट कैन बी यूज बाय प्लांट, जो कि प्लांट्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गया नाइट्रोजन फिक्सेशन की डेफिनेशन, कहीं कुछ जाने की जरूरत ही नहीं है, एनसीईआरटी ने दिया हुआ आपको सब कुछ पका पकाया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन में बैक्टीरिया तो कर रहा है, ये तो पढ़ लिया, कौन सा बैक्टीरिया कर रहा है, सारे थोड़े ना करते हैं, राइजोबियम करता है। अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स, एक बैक्टीरिया का एक प्रकार है, एक टाइप है विच लिव्स इन रूट नोड्यूल्स, जो कि रूट के नोड्यूल्स में रहता है, ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, लेग्यूमिनस प्लांट्स के, सभी प्लांट्स के रूट में नहीं रहता, वो लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में ही रहता है, जैसे कि दालें। अगर आप गांव वगैरह से बिलोंग करते हैं या आपके गांव में किसी को जानते हैं, गांव जाते रहते हैं, तो आपको पता होगा शायद
कि गांव में फसल जब बोआते हैं तो हर दूसरे तीसरे साल दालें लगाने की एडवाइस किया जाता है कि दाल लगा लो। अगर सोइल की फर्टिलिटी लगता है कम हो गई है तो बोलते हैं कि दालें लगा लो। क्यों? क्योंकि जब दाल लगाते हैं, दाल एक लेग्यूमिनस प्लांट है, लेग्यूमिनस प्लांट है तो उसकी रूट नोड्यूल्स में बैक्टीरिया रहता है राइजोबियम, और वो नाइट्रोजन फिक्स कर देता है, तो मिट्टी की फर्टिलिटी अपने आप बढ़ जाती है क्योंकि उसमें नाइट्रोजन ऐड हो जाती है। समझ गए? चलिए, फिक्सिंग नाइट्रोजन बेनिफिशियल टू होस्ट प्लांट कि राइजोबियम एक टाइप का बैक्टीरिया है जो कि रूट नोड्यूल्स में रहता है लेग्यूमिनस प्लांट्स की, और नाइट्रोजन फिक्स करता है जो कि उस होस्ट प्लांट के लिए बेनिफिशियल होती है। होस्ट प्लांट कौन सा? वही ये हमारा लेग्यूमिनस प्लांट जो है, ठीक है। अच्छी फर्टिलिटी बढ़ जाती है सॉइल की। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं ये तो हो गया, सब कुछ हो गया। अब लार्ज एनिमल्स का क्या इंफ्लुएंस होता है? यहां पे एक अब आपको हंसी आने वाली है, हेडिंग है इन्फ्लुएंस ऑफ लार्ज एनिमल्स। हेडिंग नहीं है, लिखा हुआ एनसीईआरटी में, इन्फ्लुएंस ऑफ लार्ज एनिमल्स सच एज एंट्स, टर्माइट्स, अर्थवर्म, रोडेंट्स। अब आप हंसोगे कि सर यहां पे लिखा हुआ आपने लार्ज एनिमल्स और आप बोल रहे हो एंट्स। अरे लार्ज एनिमल्स इन कंपैरिजन टू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया कैन बी सीन थ्रू विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इतना छोटा सा दिखता भी नहीं है, उसके कंपैरिजन में ये तो हाथी है ना। तो इन कंपैरिजन टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लार्ज जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि एंट्स, टर्माइट्स, अर्थवर्म्स और रोडेंट, इनका भी इंपैक्ट होता है बायोलॉजिकल वेल्थ में। लेकिन पढ़ते हैं अभी आगे, बट इज मैकेनिकल, इनका जो इंपैक्ट होता है मैकेनिकल होता है, बट इट इज नेवरदलेस इंपॉर्टेंट इन द सॉइल फॉर्मेशन एज दे रिवर्क द अप सॉइल अप। ये कह रहे हैं जो बड़े एनिमल्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कंपैरिजन बड़े हो, जैसे कि आंट्स हो गया, रोडेंट्स हो गया, अर्थवर्म हो गया, और हमारा एक और दिया हुआ क्या दिया हुआ टर्माइट्स हो गया, ये जो होते हैं इनका काम मैकेनिकल होता है। ये मैकेनिकल वेजिंग ज्यादा करते हैं। कैसे? सॉइल को ऊपर नीचे लेके जाते हैं, लेकिन कम इंपॉर्टेंट नहीं होता। ये सॉइल को डिकम्पोज नहीं करते, सॉइल का केमिकल स्ट्रक्चर चेंज नहीं करते, लेकिन ये सॉइल का जो है वो उसको मिक्सिंग करते रहते हैं। जब घर बनता है, लेंटर डलता है, तो मिक्सिंग होती है ना, उसमें सीमेंट को मिक्स करते हैं कंक्रीट में ऐसे घुमा घुमा के, वही ये कर रहे हैं। ऊपर की सॉइल नीचे ले जाते हैं, नीचे के ऊपर। रोडेंट्स खोदते हैं बिल, तो ऊपर की नीचे चली जाती है, नीचे के ऊपर चली जाती है, अब नया सरफेस तैयार हो गया वेदरिंग के लिए। फिर दोबारा यही होता रहेगा, ये प्रोसेस बार बार हजारों साल तक रिपीट होता है। तो पेन मटेरियल का स्ट्रक्चर धीरे धीरे वो मिक्सिंग अच्छे से हो जाती है। ठीक है, एक और चीज बता रहे, स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहा है, एक सेकंड। यहां पे एक स्पेसिफिक एग्जांपल दिया हुआ है। इन केस ऑफ अर्थवर्म, अर्थवर्म के केस में दे फीड ऑन सॉइल, वो सॉइल के ऊपर फीड करते हैं। द टेक्सचर केमिस्ट्री ऑफ द सॉइल दैट कम्स आउट ऑफ देयर बॉडी चेंजेस। अर्थवर्म क्या करते हैं? सॉइल को फीड करते हैं, सॉइल को खाते हैं, उसमें से अपने मिनरल्स जो चाहिए निकाल देते हैं, बाकी सॉइल छोड़ देते हैं। तो अब जो सॉइल बाहर निकली उसका टेक्सचर और केमिकल कंपोजिशन चेंज हो चुका है ना। तो अर्थवर्म भी हेल्प करता है, वही मिक्सिंग करने में हेल्प कर रहा है। तो ये जो हमने पढ़ा ये सब बायोलॉजिकल एक्टिविटीज का रोल था नए सॉइल फॉर्मेशन में। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, बाकी सब्सक्राइब और लाइक करना है। ठीक है, और बार बार वीडियो देखनी है ताकि एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।